हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसपे कि टैक्स बचाने के लिए आपको सबमिट करना है फॉर्म 121। ये फॉर्म एक सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन दोनों ही सबमिट कर सकते हैं। तो जहां से भी आपको इनकम होने वाली है आपको ये फॉर्म वहीं से मिल जाएगा। और यदि फॉर्म आपको नहीं मिल पाता है तो आप बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आना है incometaxindia.gov.in के वेबसाइट पर और यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स लॉ एंड रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फॉर्म्स एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे फॉर्म नंबर 121। जैसे ही आप इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे फॉर्म 121 आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपकी ओपन हो जाएगी। ये फॉर्म जब ओपन हो जाती है तो इसी फॉर्म में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोट नंबर 5 में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी इनकम पे आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी इनकम है जिसके लिए कि आपको फॉर्म 121 सबमिट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। तो आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में कहीं भी अकाउंट है और आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, MIS या टाइम डिपॉजिट, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उस पे आपका टैक्स ईयर 26-27 में एक लिमिट क्रॉस होने के बाद TDS कटने वाला होगा। लेकिन उस टैक्स को बचाने के लिए आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि लिमिट की बात करें तो यदि कोई नॉर्मल सिटीजन है तो 50,000 रुपीज तक आपकी यदि इंटरेस्ट इनकम आती है, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन है और 1 लाख रुपीज तक इंटरेस्ट इनकम आपकी होने वाली है तो आपको फॉर्म 121 सबमिट नहीं करना है। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल सिटीजन केस में 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर गया, सीनियर सिटीजन केस में 1 लाख रुपीज के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो आपको उस केस में फॉर्म 121 सबमिट करना है। सेकेंड यहाँ पे ये है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से डिवेंचर्स खरीदते हैं या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक विंट वेल्थ या स्टेबल मनी ऐप के थ्रू लोग बॉन्ड्स को परचेस करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस इंटरेस्ट इनकम पे भी TDS उनका कटता है। या डिवेंचर्स आप खरीदते हो तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट इनकम होती है। तो वहां पर भी लिमिट है कि यदि आपको इंटरेस्ट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स पे 10,000 रुपीज तक होती है तो आपको फॉर्म 121 सबमिट नहीं करना है। लेकिन 10,000 रुपीज के ऊपर आपकी यदि इंटरेस्ट इनकम जाती है तो आप टैक्स बचाने के लिए इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट। तो आप यदि किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी कंपनी के स्टॉक्स को आपने बाई किया हुआ है और आपको उस पर डिविडेंड की इनकम होती है तो उस डिविडेंड इनकम पर आप जो है टैक्स बचाने के लिए इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड में आप डिविडेंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ का ऑप्शन होता है, डिविडेंड होता है, IDCW होता है। तो आपने यदि डिविडेंड का ऑप्शन चूज किया हुआ तो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो आपके डिविडेंड को इन्वेस्ट ना करके आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देती है। यहां पर भी इन दोनों केस में 10,000 की लिमिट है। तो यदि डिविडेंड इनकम 10,000 रुपीज तक आती है तो आपको फॉर्म 121 सबमिट नहीं करना है। लेकिन यदि इसके ऊपर क्रॉस करती है तो आप टैक्स बचाने के लिए इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल। अब देखिए EPF प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में, लाइक यदि 5 साल के पहले आप PF से पैसे को विड्रॉ करते हैं तो उस पर TDS डिडक्ट होता है। तो यहां पर एक यदि आपका ये विड्रॉल अमाउंट 50,000 रुपीज तक है तो उस केस में कोई भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन यदि 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो उस केस में TDS को बचाने के लिए आप फॉर्म 121 को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद है LIC का प्रोसीड्स, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको LIC मैच्योर होने के बाद पेमेंट करती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आपको मिल रहे हैं यदि वो 1 लाख रुपीज तक है तो आपको कोई भी यहाँ पर 121 सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपीज के ऊपर यदि आपका ये LIC प्रोसीड्स आने वाला है तो आप फॉर्म 121 को सबमिट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कमीशन की बात करें, ऐसे ब्रोकर्स जो कि LIC के साथ जुड़ करके जॉब करते हैं, वर्किंग करते हैं और बदले में उनको कमीशन मिलती है,
उस पे भी इनका टीडीएस कट जाता था। 20,000 रुपीज तक यदि आपकी इंश्योरेंस कमीशन है टैक्स ईयर 26-27 में होने वाली है तो आपको उस केस में इस फॉर्म को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20,000 रुपीज के ऊपर यदि आपकी कमीशन की इनकम होने वाली है एस्टिमेटेड बेसिस पे तो आप उस केस में 121 को सबमिट कर सकते हैं। यहां पे अदर इनकम की बात करें तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी जो कि आप रेंट पे ले रखे हो तो जो टेनेंट है वो आपका टीडीएस काटेगा। अब यहां पे है कि जो भी रेंटल इनकम हो रही है, लाइक यदि 50,000 रुपीज पर मंथ आपको रेंट वो पे कर रहा है तो उस केस में कोई टीडीएस वो नहीं काटेगा। लेकिन यदि ये रेंटल इनकम 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो ऐसे केस में वो टीडीएस काटेगा, और उस टीडीएस से बचाने के लिए आप यदि उसको 121 फॉर्म दे देते हैं तो ऐसे केस में आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपने जितनी भी इनकम देखी जिसपे कि टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इन सभी इनकम के लिए जो सेक्शन होते थे वो अलग अलग होते थे। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम पे 194A यूज होता था, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 194K यूज होता था, ब्रोकरेज और कमीशन के लिए 194H यूज होता था। लेकिन अब इन सभी टीडीएस को एक ही सेक्शन में ला करके मर्ज कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार। तो यहाँ पे आपने ये जो भी इनकम देखा और इसकी लिमिट आपने देखी, जैसे ये क्रॉस होता है आपको फॉर्म 121 सबमिट कर देना है। लेकिन फॉर्म नंबर 121 सबमिट करने से पहले कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती है। पहला कंडीशन यहाँ पे यह है कि आप यदि एक नॉर्मल सिटीजन हो तो आपकी टोटल इनकम टैक्स ईयर 26-27 में 4 लाख रुपीस तक या उसके नीचे होनी चाहिए। अब इस टोटल इनकम में एक तो ऊपर की जो इनकम है जिसपे कि टीडीएस आपका कटने वाला है वो भी इंक्लूड होगी, और इसके अलावा जो नॉन टीडीएस वाले इनकम होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो आपको अपने टोटल इनकम का एस्टिमेट लगा लेना है। यदि वो 4 लाख है उसके नीचे है तो आप टीडीएस से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए आप फॉर्म 121 को सबमिट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन की यदि बात करें तो ये लिमिट 12 लाख रुपीस तक चली जाती है। तो इसमें भी ये है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन की इनकम और ऊपर में जिस पे टीडीएस कटने वाला है लाइक एफडी, आरडी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उस पे जो इंटरेस्ट की इनकम है सब कुछ टोटल मिला के 12 लाख रुपीस तक या उसके नीचे है तो आप फॉर्म नंबर 121 को सबमिट करके आप टीडीएस से बच सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन को इवन कि आपके 12 लाख रुपीस तक टोटल इनकम आ रही है लेकिन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और ये ऊपर जितने भी इनकम दिखाए गए हैं वो इनकम आपको अपनी आईटीआर में कंसीडर करनी है। और 12 लाख रुपीस तक आपको 87 एक रिबेट मिल जाती है, आपके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन जो है फॉर्म नंबर 121 को सबमिट करके टीडीएस से बच सकता है। अब इसमें देखिए एक बात और है कि यदि आपकी कुछ स्पेशल रेट की इनकम भी इस टोटल इनकम में आ रही है, लाइक आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हुई है या सेल करने वाले हैं, तो उस पर जो भी स्पेशल रेट लगते हैं ऐसे केस में आप फॉर्म नंबर 121 को फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे कि फॉर्म नंबर 121 कौन फाइल कर सकता है, तो रेजिडेंट, एनआरआई और आरएनओआर यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी है पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी या कंपनी इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेरीज आप लोग की ये आई थी कि सर यदि हमारे मल्टीपल बैंक में इन्वेस्टमेंट है लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर अदर जो बैंक्स हैं, तो क्या हमें अलग अलग बैंक में जाकर के फॉर्म नंबर 121 टीडीएस के केस में सबमिट करना होगा? यस, ऑफ कोर्स आपकी ये लिमिट यदि क्रॉस करेगी तो आपको अलग अलग बैंक में जाकर के फॉर्म 121 सबमिट करना होगा। पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म नंबर 121 सबमिट करना है। यदि किसी एक बैंक का मल्टीपल ब्रांचेस है और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऐसे केस में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म 121 सबमिट करना है। अब फॉर्म 121 कैसे सबमिट करना है, कैसे भरा जाएगा, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।